You can start, Dheeraj bhai. नमस्कार दोस्तों, कृषि रिसर्च इनोवेशन डेवलपमेंट एसोसिएशन, प्यार से लोग जिन्हें क्रीड़ा के नाम से जानते हैं, उसकी ओर से और हमारे समाज की एक दूसरी संस्था, बड़ी संस्था श्री वागड़ विसा ओसवाल चौबीसी महाजन की ओर से आज का वेबिनार का आयोजन किया हुआ है। मैं दोनों संस्था की ओर से आज का अपने विद्वान वक्ता श्री मनीष भाई डागा और आप सब प्यारे दोस्तों का अभिवादन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं और हमारे संस्था के सर्वे सर्वा श्री अमृत भाई को विनंती करता हूं कि मनीष भाई डागा का परिचय हमें करवाएं। श्री अमृत भाई शाह। बहुत बहुत धन्यवाद धीरज भाई। मनीष भाई डागा का परिचय देना यानी कि कॉटन इंडस्ट्री में वो अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। बहुत कम लोग ऐसे होंगे या नहीं के बराबर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में या कॉटन इंडस्ट्री में मनीष भाई डागा का इनको परिचय नहीं होगा। मनीष भाई डागा हम तो फक्र के साथ कह सकते हैं कि कच्छ के हैं, वराड़िया गांव के केडियो। बहुत छोटी सी उम्र में उन्होंने बहुत ऊंचाई हासिल की है और इनका बचपन बोलो या इनकी जो जनरेशन, ये थर्ड जनरेशन कॉटन, मतलब काफी सालों से ये इनके बिजनेस में जुड़े हुए हैं। एकमात्र चार्टर्ड वैल्यूअर के हिसाब से, कॉटन के हिसाब से इनको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वैल्यूअर ने इनको ये एक बहुत बड़ा इनका अभिवादन किया है। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, एपेक्स बॉडी फॉर कॉटन ट्रेड, जहां पे ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं। करीबन इंटरनेशनल, नेशनल 27 मतलब काफी जगह पे इनकी नॉमिनेशन एज अ स्पीकर पे हुई है। यहाँ तक कि जबकि WHO ने स्विट्जरलैंड में अपना वर्ल्ड कॉटन डे मनाया, तब टेक्सटाइल मिनिस्ट्री में थे अपने स्मृति ईरानी, वो इनको साथ में लेके गए थे। और अभी तो इनका करीबन 3500 गांवों में 1 लाख फार्मर से ज्यादा जो इनको वो ट्रेनिंग दे रहे हैं या दे रहे हैं। और इनका एक मकसद, बहुत बड़ा मकसद लेके वो चल रहे हैं कि अभी जैसे मतलब महाराष्ट्र में या हिंदुस्तान के कई विभागों में उन्होंने कॉटन के प्रति जो सनिष्ठता दर्शाई है, काफी टीवी चैनलों में इनके प्रति, इवन व्यापार जन्मभूमि में भी इनके हर हफ्ते लेख छपते हैं और लोग इनकी दुहाई देते हैं कॉटन विषय को समझने के लिए, जानने के लिए। और अभी तो हम इतने इनको यहाँ पे पाके हम खुद अपने आप को एक महसूस कर रहे हैं कि बहुत बड़ी अच्छी स्थिति में अपने आप को, ये कच्छ के लिए जो और अन्य गांवों के लिए जो अपने को कॉटन के लिए जो अपने को ध्यान देंगे, तो मैं मनीष डागा से मैं विनती करता हूं कि ये अपने को उनके ज्ञान की, अपने ये भाव में अपने को और कॉटन में बहुत ज्यादा ज्ञान देवे और अपने आप को एक ऊंचाई पे ले जाने की अपने को हमें सूचित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत बहुत आभार आपका। आपके शब्द के भार से मैं दबा हूँ और आपका ऋणी हूँ कि आपने इतनी अच्छी बातें कही। मैं सिर्फ कॉटन का एक स्टूडेंट हूँ, मैं एक किसान हूँ और किसान पुत्र हूँ। और कच्छ भूमि के लिए जो सालों से नहीं सदियों से मैंने जो स्टडी किया है कि किसानों की भूमि रही है और भारत भी किसानों की भूमि रही है, तो इसमें हम किसान बनकर या हम एक बिजनेसमैन बनकर हम सब अपना अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। मेरा आज उद्देश्य ये होगा कि इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन बना के, कि हम बिजनेसमैन तो रहे ही, साथ में हम अगर किसान बनकर हम देश का तो कंट्रीब्यूशन करें ही, पर अपनी इकोनॉमी, अपने घर की इकोनॉमी और अपने बिजनेस को ऐसी ऊंचाइयों तक ले जाएं कि लोग हमारी मिसाल दें। तो शुरुआत करने से पहले एक संस्कृत का छोटा सा श्लोक।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 ही। हमें अगर खुशी चाहिए तो खुशी देनी होगी। इस श्लोक का मैं आपको सिर्फ 1 मिनट में मैंने जो इंटरप्रिटेशन किया है वो आपको बता रहा हूँ। हमें अगर रिस्पेक्ट चाहिए तो रिस्पेक्ट देना होगा, हमें प्रेम चाहिए तो प्रेम देना होगा, तो हमें अगर सुख चाहिए, हमें सक्सेस चाहिए, हमें ग्रोथ चाहिए, तो हमें इंश्योर करना होगा कि हमें आसपास के लोग का भी ग्रोथ हमारे साथ में हो। क्योंकि कोरोना ने हमें दिखा दिया है कि एक अकेला आदमी किसी भी आपत्ति के सामने टिकने में कहीं भी सक्षम नहीं है। तो एक इकोसिस्टम हमें बनानी होगी जहां सबका ग्रोथ होगा, वहीं हमारा ग्रोथ होगा। यही इस श्लोक का मीनिंग है। इतिहास देने वालों को याद करता है दोस्तों, लेने वाले को नहीं। हम इस आज के जो मेरा विषय है कि खेती में नफ़ा किस तरह हो सकता है और बिजनेसमैन किस तरह खेती कर सकता है, उसकी शुरुआत करने से पहले एक जो हमारी कंपनी की फिल्म है, एक हमारा मैसेज है, वो मैं प्ले करने के लिए विनती करूँगा। The Cotton Guru Mantra. Discover the economics of cotton for global prosperity. Which is the only crop in the world that provides clothing, food and fuel to mankind? Which is the only fiber in the world which is natural, eco-friendly and sustainable? One more question. Which is the fiber that has survived for thousands of years and still impacts the economies of many countries? Don't waste your time thinking. It is cotton. For over 7,000 years, cotton has remained the unique cash crop and a global commodity. It has played a very important role in the history of India, England and America. For India, cotton is the prime socio-economic and political cash crop. Indian cotton and cotton textiles dominated exports till the 19th century, but eventually lost its dominance mainly due to British exploitation and lack of visionary approach of the Indian leadership post-independence. India is the world's largest producer of cotton and second largest exporter since 2014-15. This was more by accident than by design, because the Indian farmers chose cotton over other crops. But things can worsen very fast if we ignore current warning signals. Imagine a day when India becomes the largest importer of cotton in the world. Though sounding absurd and impossible, this thought is very relevant in today's context. In India, there has been a rise in consumption, but a drastic decline in cotton production for the last few years. Over 3 lakh farmers committed suicide between 1995 and 2015. Studies show that 76% farmers want to give up agriculture. Cotton Guru has seen it all. Cotton Guru has been the common thread in the entire fabric of cotton textile industry. Operating since 1903 in cotton farming, trade and advisory, Cotton Guru exhibits its tradition of trust through its 4th generation even today. With rich experience in cotton grading and marketing, Cotton Guru is India's one and only certified cotton valuer. Cotton Guru, with its impeccable reputation, farm-to-factory expertise and a network that's developed over a century, continues to provide solutions for the entire supply chain of the Indian cotton textile industry, with an aim to make India the world leader in cotton production and textile exports. During the last decade, Cotton Guru has personally met over 1 lakh farmers across 5,000 villages, conducting over 250 farmer training workshops. This gave birth to Cotton Guru Pradarshan Khet, or Evidence Farm Model Projects.
These ensure profits for developers and improve quality cotton yield by at least 50% using the unique Cotton Guru Amrut pattern farming method. Promoting the mission of Swachh Cotton Abhiyan, Cotton Guru has done numerous projects and workshops for ginners, buyers and government bodies across India for productive partnerships, marketing linkages and forming farmer-producer organizations. Cotton Guru Media Division shares vital information and facilitates brand promotion via Cotton Guru newsletters and Cotton Guru Club membership. CSR activities by Cotton Guru for corporates and industries aim at enhancing the lives of poorest of farmers. For investors, Cotton Guru identifies profitable and sustainable business opportunities and facilitates investment in the textile industry with factual, unbiased expert advice. This leads to increase in farmers' income, strengthens supply chain and generates valuable foreign exchange, creating employment and entrepreneurship. Cotton Guru team also works on improving quality and yield to optimize natural cotton advantage for India and promote private investment and FDI in agriculture and textile. Cotton Guru firmly advocates to the government that farmers only need best quality seeds of the latest technology and uninterrupted supply of water and electricity for profitable agriculture. Cotton Conclave is the only platform in the world which brings farmers, manufacturers, researchers, policymakers and investors together. Cotton Conclave provides an invaluable platform for stakeholders to network and farmers to market their cotton to India's biggest ginners at a premium price. White papers released during the Cotton Conclaves have proved to be a roadmap for farmers and entire cotton textile industry for profitable and sustainable business and for government to frame effective policies. Cotton Forum, formed during the Cotton Conclave 2019, comprises leaders of topmost associations of India. This forum effectively implements sustainable solutions to burning issues of farmers and the industry. Membership strength of the forum is increasing rapidly. Cotton Guru truly lives its mission of discovering the economics of cotton for global prosperity. We must promote cotton as the most natural, sustainable and eco-friendly yet renewable resource and fully encash its utility value. As we sow, so shall we reap. And it is high time we sowed the seeds of prosperity by leveraging the economics of cotton. Let's join hands on a mission to make cotton the white gold again and make cotton farming to fabric business a traceable, profitable and a sustainable model. Let's secure our future in the ever-growing cotton textile industry worldwide by branding and promoting Made in India cotton and value-added textiles. Be the power. Capture the opportunity. Secure your future with Cotton Guru. बीज में हो जान तो कपास पहलवान, कपास पहलवान तो खरीदार मेहरबान, खरीदार मेहरबान तो किसान उद्योग और देश धनवान. Cotton Guru remains your cotton friend from India since 1903. Thank you. Very good. तो हम बात करेंगे खेती की, नहीं हम बात करेंगे पैसों की, हम बात करेंगे बिजनेस की, हम बात करेंगे कि हम किस तरह खेती से पैसे कमा सकते हैं और निरंतर कमा सकते हैं. ये कोई एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए कि एक बार हुआ और फिर आगे नहीं हुआ, क्योंकि हम ये एक बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं या करने जा रहे हैं. तो किस तरह कॉटन एग्रीकल्चर
या एग्रीकल्चर एक बिजनेस एक्टिविटी बन सकता है जो आपको पैसिव इनकम, मतलब आप जो कर रहे हैं, जिस गांव में, जिस शहर में आप जो कर रहे हैं वो करते जाएं, उसके बावजूद एक इनकम तो आपकी हो रही होगी और ये एक एडिशनल इनकम आपको आती रहे। वो एडिशनल इनकम आपको टैक्स फ्री बनकर आती रहे, इस पे हम कुछ बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपको इतना याद करा दूं कि इस फिल्म में जो आपने आवाज़ सुनी वो कुछ जानी पहचानी लगी होगी आपको। ये हरीश भिमानी की आवाज़ है, और हरीश भिमानी को कौन नहीं जानता, वो महाभारत की आवाज़ है। तो जब हरीश भाई को मैंने फ़ोन किया कि सर मुझे एक फ़िल्म बनानी है और आवाज़ तो आपकी चाहिए, हरीश भाई भी कच के हैं, तो एक सेकंड भी उन्होंने नहीं वरा देखी जब उन्होंने सुना कि फार्मर्स के लिए हो रहा है, और उन्होंने इमीडिएटली एग्री कर लिया और 7.5 मिनट की जो हमारी बड़ी फिल्म थी उसमें उन्होंने आवाज़ दे दी। और बोला मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, जब उन्होंने ये जाना कि हम कितने सारे फार्मर्स के साथ जुड़े हुए हैं। तो ऐसे ऐसे लोग साथ में जुड़ जाते हैं जब आप कुछ अच्छा करने के लिए निकलते हैं। तो जब आप भी कुछ ये ऐसा काम करने निकलेंगे दोस्तों, तो आपके साथ में भी लोग ऐसे जुड़ जाएंगे कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। हमारे लिए ऐसे ऐसे दरवाजे खुल जाते हैं जिनके पास हम कांटेक्ट करने तो छोड़िए, एसएमएस भेजने के बारे में भी नहीं सोच सकते। तो शुरू करने से पहले क्यों ये कार्यक्रम रखा गया है, क्या है इसका मकसद, और इन इतनी सारी संस्थाओं ने साथ में आके, 2 एपेक्स संस्थाओं ने साथ में आके क्यों एग्रीकल्चर और बिजनेस को साथ में मिलाने के लिए ये कार्यक्रम रखा है। तो आइए आपस में कुछ बात करें, आइए आपस में कुछ बात करें, कुछ देर यूं ही हम आपका दीदार करें। जिंदगी मिलती है एक बार बड़ी मुश्किल से, फिर क्यों ना मिलजुल कर इसका श्रृंगार करें। तो आज हम इस अपने जीवन को कोरोना फ्री करते हुए इसका श्रृंगार किस तरह कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। प्रेजेंटेशन से हम स्टार्ट करेंगे, एक एक स्लाइड पे हम जाएंगे। जी, आज का विषय प्रॉफिटेबल एग्रीकल्चर, कृषि से समृद्धि, और उसका पीरियड देखिए, ड्यूरिंग एंड आफ्टर कोविड-19। खास इस उपलक्ष्य में ये प्रेजेंटेशन बनाया गया है। जी नेक्स्ट। लाइफ बिफोर कोरोना, क्या थी हमारी लाइफ कोरोना से पहले? सब कुछ अपबीट था, हम सालों से जो कर रहे थे वो ठीक चल रहा था, बहुत सारे लोगों का बहुत अच्छा चल रहा था, और शेयर मार्केट ऊपर जा रहा था। अमेरिका चीन का ट्रेड वॉर ख़त्म हो चुका था, तो वहाँ भी सब कुछ पॉजिटिव लग रहा था। शेयर बाज़ार 40,000 42,000 क्रॉस कर चुका था, वहाँ भी सब कुछ अच्छा लग रहा था। गवर्नमेंट स्टडी हो गई थी, वो अच्छा लग रहा था। लाइफ बहुत सुकून वाली लग रही थी। ये थी हमारी लाइफ बिफोर कोरोना। नेक्स्ट। अब क्या हो रहा है लाइफ आफ्टर कोरोना? क्या ऐसी सड़कें आपने देखी हैं जहां पांव रखने की जगह नहीं होती थी? आज एक आदमी ढूंढना पड़ रहा है। उस एक आदमी का फोटो मैंने जानबूझ के डाला है कि ये कोई सुनसान गली नहीं है, यहाँ हजारों लोग रहते हैं, पर एक आदमी भी कितना डर के चल रहा है। ये लाइफ आफ्टर कोरोना है। हम सब ये देख रहे हैं, सब ये अनुभव कर रहे हैं, और किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा कोई दिन आने वाला है। आप रामायण देख लीजिए, महाभारत देख लीजिए, वर्ल्ड वॉर 1 2 देख लीजिए, महामारियां पहले भी आई हैं वो देख लीजिए। सार्स आई थी, उसके पहले भी 100 साल 2 साल पहले भी आई थी। नहीं, लास्ट स्लाइड पे रखिए। तो उस वक्त भी पूरा वर्ल्ड कभी बंद नहीं हुआ। कुछ एरिया बंद हुए, वर्ल्ड वॉर कहीं चल रहा था कहीं नहीं, महामारी कहीं चल रही थी कहीं नहीं, इकोनॉमिक क्राइसिस कहीं चल रहा था कहीं नहीं। कोई तो अच्छा कर रहा था, कोई तो सुखी था, कोई तो बाहर बहुत ऐशो आराम से घूम रहा था। तो आज ऐसा नहीं है। आज सब दूर, यूरोप, अमेरिका, चाइना, अफ्रीका, इंडिया, एशिया, पूरे खंडों में, ऑस्ट्रेलिया, सब दूर चले जाइए, यही हालत है जो आप इस फोटो में देख रहे हैं। कुछ लोग जो घूम रहे हैं उनको दूसरे लोग बेवकूफ बता रहे हैं। इतनी हद तक हमारी लाइफ चेंज हो गई है, और अभी तो लॉकडाउन खुला भी नहीं है। क्या आप सोच सकते हैं कि लॉकडाउन खुलने के बाद क्या होने वाला है? सबसे बड़ा शॉक आपको तब लगेगा जब ये लॉकडाउन खुलेगा। इस लॉकडाउन के खुलने के बाद क्या होने वाला है, ये पूरा बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अभी तो हम अपने अपने घरों में महफूज बैठे हैं। कल उठ के कोई बोले कि ट्रेन में जाना है जहाँ पे 200 500 1000 लोग ट्रैवल करने वाले हैं, क्या आपकी फैमिली जाने देगी? फ्लाइट में जाना है जहाँ 100 200 लोग हमारे साथ ट्रैवल करने वाले हैं, तो क्या हम खुद जाना चाहेंगे? बस में जाना चाहेंगे? जो स्टाफ ट्रेन में जाके हमारी ऑफिस में आता है, क्या हम उनके साथ में बैठना चाहेंगे?
क्या होने वाला है आगे, किस तरह हम बिजनेस करेंगे, किस तरह अपनी लाइफ पहले की तरह जिएंगे, किस तरह हम सर्विस पे जाएंगे आगे। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। तो एस्टिमेटेड सिनेरियो आफ्टर कोरोना क्या होने वाला है, तो डर डर बना रहने वाला है बहुत दिनों तक, काफ़ी महीनों तक डर बना रहने वाला है कि हम कहीं संक्रमित होके तो घर वापस नहीं आ रहे हैं। हम अपने घर वालों को सेफ रखने के लिए जो आज 1.25 महीने से घर पे बैठे हैं, अगर एक बार बाहर निकले तो क्या हम इन्फेक्टेड होके तो वापस नहीं आ रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे नज़दीक के दोस्त और रिलेटिव्स को मिलने में भी मन कतराएगा, बड़े बड़े क्लाइंट से हाथ मिलाने को भी मन नहीं करेगा। ये होने वाला है फियर का इफेक्ट। सोशल डिस्टेंसिंग हर वक्त सबसे 3 मीटर 2 मीटर 1-1 मीटर की दूरी बना के रखना कितने दिनों तक मुमकिन होने वाला है। कैसे होंगे कॉन्फ्रेंसेस, शादियाँ, गेट टुगेदर्स, किस तरह हमारी लाइफ आगे होने वाली है, बहुत ही चेंज होने वाला है। आप लास्ट स्लाइड पे रहिए। सोशल डिस्टेंसिंग रहने वाला, अनसर्टेनिटी, कौन सा बिजनेस चलेगा कौन सा नहीं, क्या क्या वर्क करेगा हमारे लिए क्या नहीं, कब हम बाहर जाके कुछ कर पाएंगे, या ये 2-3 महीने और चलने वाला है। बहुत सारे हॉल्स, मैरिज हॉल, सबको तो ऑलरेडी नोटिस आ गए कि अक्टूबर महीने तक कोई सोशल फंक्शन का बुकिंग नहीं लेना है। एयरलाइंस ने बहुत सारे अंदर से अपने डिसाइड कर लिया है कि 2-3 महीने कोई फ्लाइट नहीं चलानी है। इसका रिजल्ट क्या होगा दोस्तों, अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत सारा अनएम्प्लॉयमेंट आगे आने वाला है और इसको कोई रोक नहीं सकता है। सरकार आपको लीगली बाइंड नहीं कर सकती है कि आप फैक्ट्री भी ना चलाओ, ऑफिस भी ना चलाओ, काम धंधे बंद रखो और लोगों को सैलरी दो। काफ़ी केसेस गवर्नमेंट के सामने फाइल हो रहे हैं। तो नौकरियों का क्या होगा, अपने बिजनेस का क्या होगा, इससे आएगा क्या, फ्रस्ट्रेशन आएगा, डिप्रेशन आएगा, ब्लड प्रेशर आएगा, होगा तेरा वायलेंस आएगा। तो ये बिग रिस्क हमारे हाँ? सभी के बिजनेस और सर्विसेज पे है। देखिए ह्यूमंस की हालत क्या हो रही है, एक साइड पे डर वाली बंदूक है, दूसरी साइड पे इकोनॉमिक रिसेशन वाली बंदूक है। अब रिसेशन के बारे में तो बहुत सारे लोगों ने अभी तक अंदाज भी नहीं निकाला है कि आप बाहर निकलेंगे तो पहले जैसा क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है। डर तो अभी हम महसूस कर रहे हैं, लेकिन रिसेशन का सही मायना हमें तब महसूस होगा जब ये लॉकडाउन खुलेगा। नेक्स्ट, विच बिजनेस और सर्विस माइट सर्वाइव, क्या बचेगा, है ना। जाएंगे तो बहुत, एयरलाइंस वालों को बहुत मुश्किल होने वाली है, होटल इंडस्ट्री को बहुत इश्यूज होने वाले हैं, इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज को बहुत प्रॉब्लम्स होने वाले हैं। जो जो गेट टुगेदर, एक एक फैक्ट्री में बहुत सारे लोग जहां काम करते हैं, ऐसे बिजनेसेस को बहुत इश्यूज होने वाले हैं। तो इन सबको जिनको इश्यूज होने वाले हैं वो तो हमें दिखता है। चलेगा क्या, तो चलेंगे कुछ ऐसे बिजनेस जो डिजिटल मीडिया है, हम टीवी दिन भर देखते हैं, यही चल रहा है हमारे लिए और यही चलेगा कुछ दिनों तक। ब्रॉडकास्टिंग चैनल्स हैं, ऑनलाइन चैनल्स हैं, नेटफ्लिक्स जैसे चैनल्स हैं, अमेजॉन प्राइम है, आज तक तो लोग देखते नहीं थकते, पता है दिन भर क्या दिखाने वाले हैं। तो भी कितने सारे मूवीज रिपीट हो रहे हैं पर लोग आंख बंद करके देखे जा रहे हैं, महाभारत रामायण। क्या हम ये देखने के लिए बैठे हैं कि सिर्फ समय काट रहे हैं उस पल की राह देखते हुए जो हमें वो बड़ा शौक देने वाला है कि हमारे हाथ में बचा क्या है। ऑनलाइन बिजनेसेस ये चल रहे हैं और चलने वाले हैं, और इसेंशियल कमोडिटीज इनको तो कोई रोक सकता नहीं है, रोकना चाहिए भी नहीं, ये चलने वाले हैं। तो बचे कुचे ऐसे 5-10 बिजनेस चलने वाले हैं, और ऐसे लोग जो इन बिजनेसों में जुड़े हुए हैं, सर्विस कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ी सिक्योरिटी आगे दिख रही है, बाकी लोगों के लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं। अब इन सब में जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें दिख रही है और शायद आपको दिखे कुछ दिनों के बाद, वो है एग्रीकल्चर। आज हम घर पे बैठ के भी अगर बाहर निकलते हैं सिर्फ एसेंशियल कमोडिटीज, अनाज, सब्जी, फल वगैरह खरीदने के लिए, अगर ये ना मिले, अगर मार्केट में ये बात बाहर आ जाए कि आपसे 15 दिन तक सब्जी, फ्रूट, फल मिलने वाला नहीं है, अनाज मिलने वाला नहीं है, तो हमारा क्या होगा। कितने भी पैसे घर में पड़े हो, कुछ काम नहीं आएंगे। आज एक टेक्सास का एग्जांपल देता हूँ। लास्ट वीक में टेक्सास में 750 गाड़ियों की लाइन लग गई जब पता चला कि कुछ जगह पे फूड बिक रहा है, खाना बिक रहा है। अब बताइए इतने सारे पैसे क्या काम आएंगे। गाड़ियों में खाना लेने के लिए नहीं, खरीदने के लिए लाइन लगाई, और लिटरली लोग भीख मांग रहे थे कि भी हमारा नंबर पहले लगा दो, हमारे घर पे सीनियर सिटीजन्स हैं या छोटे बच्चे हैं। ये अमेरिका जैसी सक्षम पैसे वाली कंट्री का हाल है।
राइट। तो एग्रीकल्चर एक बहुत ही पावरफुल एसेंशियल कमोडिटी वाला बिजनेस बनकर अभी उभर आया है। सरकार ने सबको बांध के रखा है, सिर्फ एक ही व्यक्ति को छूट दी है, आपको जो करना है करियर, वो है किसान। नेक्स्ट, हाउ एग्रीकल्चर कैन प्रूव टू बी अवर सेवियर। ऐसा क्या है इसमें जो हमें करना चाहिए? सबसे लंबा सप्लाई चेन है। सरकार ने सिर्फ किसान को छूट नहीं दी है, अनाज की दुकानों को छूट दी है, ब्रोकर्स को छूट दी है, ट्रेडर्स को छूट दी है, और बीज और फर्टिलाइजर बेचने वाली दुकानों को छूट दी है, लेबर को छूट दी है। इतनी बड़ी सप्लाई चेन में सरकार ने सभी को छूट दी है डे वन से। ऐसी और कोई इंडस्ट्री नहीं है जिसमें इतनी बड़ी सप्लाई चेन को छूट मिली हो। एक 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 सेगमेंट को छूट मिल सकती है, लेकिन पूरी एक लाइन को नहीं, और ये एग्रीकल्चर में सरकार ने किया है और आगे भी करती रहेगी। और हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट इस इंडस्ट्री ने, एग्रीकल्चर जैसी इंडस्ट्री ने आज भारत का 40% एम्प्लॉयमेंट संभाल के रखा है। तो वाई मस्ट वी गेट इनटू एग्रीकल्चर? आप एक लेफ्ट साइड का फोटो देखिए, जो अर्थ का फोटो है मास्क बांधे हुए, ये हम ह्यूमंस हैं पूरे वर्ल्ड में, और हम इस स्थिति में आज जी रहे हैं और पता नहीं कितने दिनों या महीनों तक इस स्थिति में जीने वाले हैं। आप राइट साइड में देखेंगे तो एक किसान है जो अभी भी मुक्त अपने फार्म में घूम रहा है, न इसको कोई रोक टोक है, न कोई इशू है। ये सूरज की सनलाइट भी ले रहा है और अपने खेतों की मज़ा भी ले रहा है और मौसम का भी मज़ा ले रहा है। दूसरा, आप अगर नीचे पिक्चर देखेंगे तो 2020 फरवरी मार्च से ही इकोनॉमिक रिसेशन बहुत बुरी तरह हमें हिट करने लग गया था। तो ये पूरा साल शायद हैवी इकोनॉमिक, आप स्लाइड पे बने रहिए, लास्ट स्लाइड पे, इकोनॉमिक रिसेशन की तरफ जा तो रहा ही था, पर अब बहुत ही तेजी से जाएगा। पर आप अगर अच्छी अच्छी कंपनीज को देखेंगे, आज अमेजॉन जैसी कंपनी ने 75,000 नए एम्प्लॉयज़ को हायर करने का अगर तय किया है, तो सिर्फ एसेंशियल कमोडिटीज़ के फंडामेंटली बेस पे। तो आप इसेंशियल कमोडिटीज़ में अगर ये आता है, आप इसका अगर व्यापार भी कर लेते हैं, तो आप अपने लिए पैसों के पेड़ डेफिनेटली उगा सकते हैं और इस बड़े इकोनॉमिक रिसेशन में कहीं ना कहीं अपने आप को बचा के रख सकते हैं। नेक्स्ट, खेती से समृद्धि, ये जो हमारा टॉपिक है, अब हम इस बात पे आए कि वाई एग्रीकल्चर पे हम बात कर रहे थे। अब किस तरह का एग्रीकल्चर आप कर सकते हैं जो आपको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी दे, इकोनॉमिक इनकम दे और एक बहुत अच्छा फ्यूचर दे सके। नेक्स्ट, अपॉर्चुनिटीज फॉर एग्रीकल्चर इन इंडिया। क्या है अपॉर्चुनिटी? तो आप किसी भी एग्रीकल्चर एक्सपर्ट से बात करेंगे तो बोलेंगे भारत में बहुत सारी ज़मीन है, बहुत सारा लेबर अवेलेबल है, टेक्नोलॉजी अब भारत में है, काफ़ी यंगस्टर्स टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, वेदर भारत का बहुत अच्छा है, 4 डिफाइंड सीजन्स हैं भारत में, और यूट्यूब पे और गूगल पे सर्च करेंगे तो आप इस टॉपिक पे यही रीजंस आपको मिलेंगे। हम आपको एक अलग रीजन दिखाना चाहते हैं कॉटन गुरु में कि क्यों आपको एग्रीकल्चर चुनना चाहिए। सबसे पहला रीज़न है हिस्ट्री। भारत का इतिहास बताता है, 7,000 वर्षों का लिखित इतिहास बताता है कि अगर किसी चीज़ ने सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट इनकम अगर किसी भारतीय को दी है तो वो है एग्रीकल्चर। 12वीं सदी तक भारत नंबर 1 एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड था, और ये डेटा जेन्युइनली अवेलेबल है, और इसका मेन रीज़न था एग्रीकल्चर एंड टेक्सटाइल्स। तो तभी से भारत नंबर 1 था। उसके बाद मुगल आए, बहुत सारे लीडर्स आए, और ख़ास करके ब्रिटिशर्स ने भारत की कमर तोड़ने की शुरुआत की। बहुत सारे लोगों को आपको पता भी नहीं होगा कि भारत में सबसे पहली ट्रेन जो बनी थी वो कॉटन के लिए बनी थी। तो कॉटन गुरु को ये बहुत हम आश्वस्त हैं कि इतिहास इसके फेवर में है कि ऐसा कोई बिजनेस करना चाहिए जो 7,000 वर्षों के ऊंच नीच, तेजी, मंदी और सभी तकलीफों को पार कर कर भी जिंदा है। दूसरा है गवर्नमेंट। आप सरकार का झोंक देखिए, किसी भी नई सरकार ने सबसे पहले आके क्या किया है? एग्रीकल्चर लोन को माफ किया है। सबसे बड़ी पॉलिसी अगर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाने में सबसे ज़्यादा समय लिया और सबसे बड़ा डिक्लेरेशन उन्होंने माना हो तो वो एग्रीकल्चर के पीछे है। बहुत सारी स्कीम्स एग्रीकल्चर में सरकार ने डिक्लेयर की हैं जो फार्मर के हित में है, एग्री बिजनेसमैन के हित में है, एग्री एंटरप्रेन्योर के हित में है, एग्री टेक्नोलॉजिस्ट के हित में है, और उसका फ़ायदा हमें लेना चाहिए।
जहाँ मौसम, सरकार और इतिहास हमें एक दिशा में ले जा रहे हैं, तो हम क्यों विपरीत दिशा में जाएं? ऑलरेडी इस अर्थ की अधोगति तो हो रही है, तो हमें इसको और अच्छा और सस्टेनेबल बनाने का एक मौका मिला है घर बैठ के सोचने का लॉकडाउन में। तो हमें यहाँ से कुछ आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करके ही बाहर निकलना है। नेक्स्ट, हाउ टू सिलेक्ट द बेस्ट क्रॉप। अब क्रॉप तो हमने ग्रो करना ही है, क्योंकि एग्रीकल्चर उस बेस पे होता है कि आप क्या उगाएंगे, किस तरह उगाएंगे, उससे क्या लाभ होने वाला है। तो मैक्सिमम एग्री एक्सपर्ट, जब मैं नया नया कुछ एग्रीकल्चर में जाना चाह रहा था, तो बोले कोई नहीं करता है ना, वो करिए। आप एक्सोटिक फ्रूट्स उगाइए, आप एक्सोटिक वेजिटेबल्स उगाइए, आप ये नई टाइप की खेती आई है वो करिए, ये कोई नहीं करता है। तो हमने भी वो ट्राई किया, नई टाइप की खेती, नए क्रॉप, नए उगा। लेकिन जब वो बेचने गए तो मार्केट में खरीदार मिले नहीं, क्योंकि नई चीज़ों के लिए कोई एस्टैब्लिश मार्केट नहीं होती है, या बहुत ही लिमिटेड बायर्स होते हैं जो उन चीज़ों को लेते हैं, और हम वहीं अटक जाते हैं क्योंकि बेचने वाले ज़्यादा और लेने वाले कम होते हैं। लास्ट स्लाइड पे रहिएगा। और इसीलिए हमारे इतने साल, 117 साल पुरानी जो हमारी कंपनी है, आप जो ऊपर देख रहे हैं 1903 की कंपनी है, चौथी पीढ़ी है। तो हमारे बाप दादा से जो हमने सीखा है वो है कि अपने अनुभव का निचोड़ पहले निकालना, सुनना सबके पर करना अपने मन की। सुनिए लोग क्या बोलते हैं सुनिए, लेकिन अपने मन को पूछिए, क्या आपको ओवरनाइट कुछ ऐसा स्टार बनना है या आपको रेगुलर कुछ चाहिए। मेरे मन ने कहा नहीं, हमें रेगुलर कुछ चाहिए, तो वापस हम वहीं पे आगे थोड़ा ट्रेडिशनल हमें रहना पड़ेगा। यहाँ एक्सपर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने भारत के जो हाईएस्ट यील्ड लेने वाले कॉटन फार्मर्स है उनकी एक पैनल बनाई। उन सबको, उन सबके घर में जाके, उन सबसे खेत में, उनके साथ में रह के मैंने सीखा कि वो ऐसा क्या डिफरेंट करते हैं कि भारत का हाईएस्ट यील्ड वो लेते हैं अलग अलग क्रॉप में। और बहुत सारी अलग अनोखी चीज़ें जानने मिली, जो वो सालों साल 8वीं 10वीं पीढ़ी का ट्रेडिशन यूज़ कर रहे थे, वहाँ खुद के एक्सपेरिमेंट डाल रहे थे और अपने फार्म पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और बहुत फैंटास्टिक रिजल्ट्स वो पा रहे थे। ये कहीं आपको गूगल पे, यूट्यूब के, गवर्नमेंट की किसी किताब में इनका जिक्र नहीं मिलेगा। ये आप ऐसे किसानों को अगर उनके फील्ड में जाके, उनके घर में जाके उनको अनुभव करेंगे तो ये मिलेगा। ये एक्सपर्टीज़ हमारी कंपनी ने गेन की है। हमारी पूरी टीम उस तरह अलाइंड है कि खेती में पैसे तो बनने ही चाहिए, इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। दूसरा है इंडस्ट्री कनेक्ट। जैसे हमने ऊपर देखा कि फ्रूट्स वेजिटेबल उगा के होगा क्या, अगर आपके पास मार्केट नहीं है तो मार्केट में आपका कनेक्ट होना, मार्केट में आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होना और मार्केट में आपका टच होना बहुत ज़रूरी है। इन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन, आप एक प्रोफेशनल के साथ जुड़ जाए जिनका मार्केट के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन हो, तो मुझे नहीं लगता कि आप में और नफ़े में बहुत अंतर रहेगा किसी भी फील्ड में, और खेती में तो 100% नहीं। नेक्स्ट, वाई कॉटन। आपने अगर फिल्म ध्यान से देखी होगी तो कॉटन एकमात्र ऐसा क्रॉप है, विश्व का ऐसा फूल है जो फ्यूल, फूड और क्लोथिंग तीनों के लिए यूज़ होता है। ऐसा कोई क्रॉप वर्ल्ड में नहीं है। वो कल्प वृक्ष है, उसका हर एक पार्ट अलग तरह से यूज़ होता है। ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रियां भी फल फूल रही हैं जो कॉटन को, सिर्फ कॉटन की दांडी को प्रोसेस करती हैं, कॉटन के सीड को प्रोसेस करती हैं, कॉटन के फूल को प्रोसेस करती हैं। हर एक अलग अलग पार्ट के लिए 15 टाइप की इंडस्ट्रीज हैं पूरे इंडिया में। तो इतने सारे इंडस्ट्रियल ऑप्शंस होना, तो उसके अंदर सर्विस के ऑप्शन भी आ जाते हैं। लास्ट स्लाइड पे बने रहिए। और उसके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप के ऑप्शन भी आ जाते हैं, उसके अंदर टेक्नोलॉजी के ऑप्शंस भी आ जाते हैं। इतनी बड़ी सप्लाई चेन में आप अपनी जगह कहीं ना कहीं तो बना ही लेते हैं, और वो जगह बनाने के बाद मुझे नहीं लगता है कि किसी को हिला पाए। आप कॉटन इंडस्ट्री में या खास करके एग्रीकल्चर में देखेंगे तो पीढ़ियों से लोग करते आ रहे। इतने नए नए बिजनेस आ जाने के बाद भी एक सेक्शन तो उनका ये चलता ही है, क्योंकि पैसे बनते हैं वहाँ से। तो वाई कॉटन, वेरी हाई एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सरकार एक भाव से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस खरीदने के लिए कटिबद्ध है, और वो बंधन करता है, मतलब खरीदेगी ही। न्यूनतम खरीदी का भाव होता है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स का भाव निकलता है, हर साल वो भाव बढ़ता है, कभी कम नहीं होता है, या बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। कॉटन का भाव आज सभी एग्री प्रोडक्ट्स में सबसे हाईएस्ट लेवल पे माना जाता है। बहुत ऊंचे एमएसपी के भाव हैं सरकार के, मतलब आपका माल मार्केट में कहीं भी ना बिके और आपको कोई खरीदार ना मिले, तो और अगर सरकार भी खरीद ले तो भी आप कपास की खेती में नुकसान नहीं कर सकते, ये हमारा दावा है।
दूसरा, इंडिया नंबर 1 कॉटन प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में। आज कौन कितनी चीज़ों में हम बोल सकते हैं कि नंबर 1 है वर्ल्ड में, बहुत सारी कम चीज़ें हैं, तो यहाँ नंबर 1 है, तो यहाँ हमारा डोमिनेंस है, यहाँ हमारी शाख चलती है वर्ल्ड में। नंबर 2 कॉटन एक्सपोर्टर है वर्ल्ड में, मतलब जितना हम उगाते हैं उतना हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। और तीसरी बात, नंबर 2 कॉटन कंज्यूमर है वर्ल्ड में। वर्ल्ड में सबसे बड़ा कॉटन कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर हो ऐसी एक ही कंट्री है दुनिया में, वो है भारत। और उसका एक ही प्रोडक्ट है जो है कॉटन। कॉटन एक कैश क्रॉप है और इस कैश क्रॉप को 7,000 साल का इतिहास का सपोर्ट है। नेक्स्ट जी। इस स्लाइड से पहले मैं विवेक जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्लाइड शो प्ले करें। ये है वो खेत 100 एकड़ का, पैठन रोड, गेवराई टांडा गांव में, औरंगाबाद में, जो हमने डेवलप करने को लिया लास्ट ईयर। आप खेत में, आप खेत इसको बोल सकते हैं कि नहीं पता नहीं, पीछे का आप सीन देखिए, पूरी उबड़ खाबड़ जमीन है, गाय भैंस उधर फैले हुए हैं, थोड़ा एनक्रोचमेंट है और जमीन बिल्कुल बंजर है। 3 साल का ड्रॉट था उस जगह पे, मराठवाड़ा में, महाराष्ट्र में ये जमीन है। जब हमने ये काम हाथ में लिया, डेवलपर ने हमें बताया ये चैलेंज है आपके लिए कॉटन गुरु, आप इस जमीन को डेवलप करके दिखाइए। तो मैं मानता हूँ ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे उसने चैलेंज किया था, तो चैलेंज तो लेना था। हमने अपनी टीम को साथ में लिया, एक किसान, एक सीड कंपनी, आसपास के कुछ किसान के इस एरिया में क्या अच्छा हो सकता है, और हमने इस एरिया में भगवान का नाम लेके काम शुरू किया। नेक्स्ट स्लाइड जी। जमीन आप देखेंगे ये ऐसी इस तरह की जमीन थी। जब हमने एक ट्रैक्टर लिया सेकेंड हैंड, उस ट्रैक्टर को चलाना शुरू किया कि पहले इस जमीन को तैयार करना है। कॉटन का यील्ड या किसी भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर का यील्ड बढ़ाने के लिए 3 चीजें जरूरी है, सॉइल, वाटर एंड सीड। तो आप ये चीजों में अगर आप अच्छा सा कॉम्बिनेशन बना देते हैं तो कोई भी क्रॉप आपका कभी भी फेल नहीं हो सकता है। ये इस जमीन का आप कलर देखिए किस तरह चेंज हो रहा है। नेक्स्ट स्लाइड जी। अभी आप देख रहे हैं किस तरह इस जमीन का कलर चेंज हो रहा है। ये जमीन अब रिसेप्टिव हो रही है। हाँ, अब मैं सोइंग के लिए रेडी हूँ। जमीन खुद 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 बोलने लग जाती है जब वो तैयार हो जाती है, और ये दर्शाता है कि अब सोइंग का राइट समय आ गया है। नेक्स्ट जी। फिर हमने उस पर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर डालना शुरू किया, क्योंकि ज़मीन में सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। तो जब से हम अगर वीक हैं ऑलरेडी, हमारा हीमोग्लोबिन लो है, हमें पता है वो ज़मीन वीक थी, तो उसमें पहले डालना था ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। हमें फर्टिलाइज़र का या सिंथेटिक फर्टिलाइज़र का कहीं भी अननेसेसरी उपयोग नहीं करना है, क्योंकि पर्यावरण को बचाना ये भी हमारी फ़र्ज़ है और ये हमारा सबसे बड़ा काम है। तो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हमने डालने शुरू किए, इस तरह वहाँ के आसपास के गांव के लेबर को बुला के। नेक्स्ट जी। ये आप देख रहे हैं, अब हम गोबर डाल रहे हैं सुखा के। ये एक विशिष्ट पद्धति है गोबर रेडी करने की। नॉर्मल गोबर इस तरह नहीं हम डालते हैं, उस पे हम एक प्रक्रिया करते हैं जिससे वो बहुत रिच वर्मी कंपोस्ट बन जाता है। आप 1 एकड़ में फर्टिलाइजर डालिए, उतना ही गोबर हम 5 एकड़ में सेम अमाउंट का डाल के उससे ज़्यादा यील्ड ले सकते हैं। इस तरह का ये वर्मी कंपोस्ट तैयार होता है। नेक्स्ट जी। ये आप देखेंगे ये और रिच वर्मी कंपोस्ट है, जिसको हम सेकेंड राउंड में डालते हैं। नेक्स्ट जी। ये पहला अंकुर फूट के निकला है सोइंग के बाद, और ये बहुत ही सुखद अनुभव था, क्योंकि 5 साल साथ उस जमीन पे खेती नहीं हुई थी। उसके पहले जब भी खेती हुई थी बहुत ही कम यील्ड उस पे आया था। तो उस जमीन का ये पहला अंकुर है। नेक्स्ट जी। इस तरह का बोर्ड हमने, क्योंकि पहले बड़े बोर्ड रेडी नहीं किए थे हमने, क्योंकि ज़मीन को रेडी करना था। इस तरह के बोर्ड हम बनाते हैं। जो डेवलपर हैं ये मंजीत ग्रुप है, औरंगाबाद में सबसे बड़ा बिल्डर ग्रुप है ये, और मराठवाड़ा का सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन उनका अभी
औरंगाबाद एयरपोर्ट के पास चल रहा है, उनका ये लैंड है कॉटन गुरु प्रदर्शन खेत, इसका नाम है। इस जिस तरह की ये खेती हो रही है इसका नाम अमरूद पैटर्न है। जो सीड यूज हुआ है उसका नाम लिखा है, अलग अलग हमने सीड यूज किए सॉइल के हिसाब से। नेक्स्ट जी, कुछ स्प्रिंकलर्स उनके ऑफिस में वेस्ट पड़े थे, उन्होंने अपने गार्डन के लिए लिए थे, वो हमने इस प्लॉट में लगाए कि पानी जितना ज़्यादा पहुंचा सके हम पहुंचाएंगे। 3 साल का अकाल था यहाँ दोस्तों, बिल्कुल एक बूंद पानी नहीं। 15 कुएं, 2 बोरवेल थे इस जमीन में, इस प्लॉट में, लेकिन एक बूंद पानी कहीं भी नहीं था। तो हमें बारिश का पानी एक बूंद कहीं जाने नहीं देना था। चैलेंज ये था कि एक भी रुपए का कमर्शियल पानी खरीदना नहीं है और फर्स्ट ईयर में इरिगेशन के लिए पैसे डालने नहीं है। नेक्स्ट, पहली बारिश और बहुत ही सुखद अनुभव। जैसे आप देखेंगे सबका मूड चेंज हो गया और ट्रैक्टर को भी हम उस तरह रेडी करने लगे कि इसको अब हम अलग रीत से थोड़ा चलाएंगे और ट्रैक्टर के पीछे हम हल लगा के उसको चलाएंगे, ज़मीन को और सॉफ्ट करेंगे। हम रिच तो कर चुके हैं, उसको और सॉफ्ट करेंगे और उसको पोरस बनाएंगे। नेक्स्ट, ये ज़मीन अब तैयार हो रही है, पानी उस पर गिर चुका है, खत ऑलरेडी गिर चुका है, सीड बहुत अच्छी क्वालिटी के कंपनी से डायरेक्ट खरीद के अच्छे डिस्काउंट रेट में खरीद के हमने डाले हैं। नेक्स्ट, इस तरह सफाई बहुत ज़रूरी है। हाउस कीपिंग, जिस तरह हम अपना घर साफ रखते हैं उसी तरह सफाई बहुत ज़रूरी है। इसका कारण ये है कि एक थाली में कितने लोग खाने वाले हैं ये हमें तय करना है। नॉर्मली हम घर में एक थाली में एक जन खाता है, अगर एक जन के लिए खाना पिरोसा हुआ है और उसको अगर 6 जन खाएंगे तो क्या 6 जन का पेट भर पाएगा? बिल्कुल नहीं भरेगा। तो इस तरह वीड्स होते हैं, 2 रो जो आपको दिख रही है कॉटन की, उसके बीच में बहुत सारे वीड्स होते हैं। खास करके बहुत सालों बाद जब खेती होती है तो बहुत उभर के वो वीड्स आते हैं। उस वीड्स को साफ करना जरूरी है, नहीं तो वो पेड़ जो पौधे लगा रहे हैं उसका खाना वो खा जाएंगे और पौधे की हाइट या उसका ग्रोथ उस तरह कभी नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट जी, आप देख रहे हैं किस तरह के वीड्स इतनी स्पीड से बढ़ रहे हैं, उतनी ही स्पीड से हम अपना काम कर रहे हैं। यहाँ पे अलर्टनेस बहुत जरूरी है, सतर्कता रख के इमीडिएटली एक्शन लेना बहुत बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट जी, ये स्प्रेयर्स हैं, ये एक यूनिक टाइप का स्प्रेयर है यूपीएल कंपनी का जो हम लेके आए। और क्योंकि हाथों से स्प्रे देना हमने कोशिश करके देखा, एक आदमी को 5-5 दिन लगते थे 1 एकड़ स्प्रे करने में, हैंड स्प्रे में। और ये जो स्प्रेयर हम लेके आए ओला उबर सिस्टम से, हमने कंपनी को कन्विंस किया और ये 20 मिनट में 1 एकड़ कवर करता है। तो जो 16-17 दिन में आदमी से काम होने वाला था, ये स्प्रेयर 1 दिन में काम करके निकल गया और खर्चा आया हमें सिर्फ 4,500 रुपया। और वर्कर से काम कराते तो हमें 18,000 रुपये खर्चा आता और कम से कम 12-13 दिन जाते। नेक्स्ट, डिजीज मैनेजमेंट। जिस तरह हम अपने आप को रोज देखते हैं, ध्यान करते हैं कि खांसी हुई तो क्या होना चाहिए, बुखार आया तो क्या करना चाहिए, उसी तरह पेड़ पौधे अपने बच्चों से रखे हैं, उनको भी ध्यान रखना चाहिए। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर इस स्टेज पे आप पहले स्टेज पे किसी भी रोग को पकड़ लेते हैं तो दवाई का खर्चा 5% से ज़्यादा भी नहीं आता। जितना जितना रोग बढ़ते जाएगा उतना ही खर्चा ज़्यादा, नुकसान ज़्यादा। कैंसर 2nd 3rd स्टेज पे पकड़ने के बाद उसका खर्चा करने के बाद में भी इलाज की कोई गारंटी नहीं दे सकता। इसी तरह पेड़ पौधों का होता है। नेक्स्ट, ये पेस्टिसाइड हम किस तरह यूज़ करते हैं, बहुत 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 कम मात्रा में। ये हमारी यूनिक सिस्टम है। 100 ग्लास, एक छोटे पौधे पे ग्लास रखना, आसपास जितना जरूरी है तणनाशक हम जिसको बोलते हैं उतना ही पेस्टिसाइड। पर्यावरण, मिट्टी में ज़रा भी जहर जाना नहीं चाहिए। किसान के, लेबर के, स्प्रे करने वाले के लंग्स में थोड़ा भी जहर जाना नहीं चाहिए। ये ध्यान रखते हुए इस तरह का पेस्टिसाइड मैनेजमेंट करते हैं। नेक्स्ट, ये अब खेत आपका रेडी हो गया। देखिए स्प्रिंकलर कितने काम आ रहे थे। हमें पहले ऐसे लगा कि बंजर ज़मीन में, सूखी ज़मीन में जहाँ पे एक बूंद पानी नहीं, आप स्प्रिंकलर लगा रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने हंसी उड़ाई हमारी, लेकिन अब पानी पहुँचाने के बाद, जितना भी पानी हमें मिला है पहुँचाने के बाद, स्प्रिंकलर किस तरह अपना काम दिखा रहे हैं। एक लिटरली मैजिक जैसा हो रहा है। नेक्स्ट, पानी बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी खेती के लिए। तो हम फार्म पॉन्ड बनाते हैं। काफ़ी गवर्नमेंट की स्कीम्स है महाराष्ट्र में, गुजरात में तो 100% गवर्नमेंट पैसे देने के लिए रेडी है। जितना आपको कॉस्ट ऑफ फार्म पॉन्ड बनाना है उतना ही गवर्नमेंट से मिलता भी है। सिर्फ आपको उसकी जानकारी रखनी चाहिए और समय पे एप्लीकेशन करना चाहिए। ये 7वीं बारिश में ये पॉन्ड भरा है। 7 टाइम्स जब बारिश हो गई ना तब ये पॉन्ड भरा है। इससे हम दूसरा क्रॉप लेंगे। एक क्रॉप के बाद दूसरा क्रॉप लेना मतलब आप सोचिए कि सोने पे सुहागा। नेक्स्ट, ये स्प्रिंकलर हमने खुद बनाया।
जो आपने पहला स्प्रिंकलर देखा था वो एक कंपनी का था, हम उस पर बहुत समझाने के बाद रेंट पे लेके आए, ओला उबर सिस्टम से बार बार ला नहीं सकते थे, वो 22 लाख रुपए का मशीन था। ये मशीन जो हमने ये ट्रैक्टर का फिटिंग बनाया 34,000 रुपये में बनाया। ये कोई भी छोटा किसान एक एकड़ की ज़मीन में भी यूज़ कर सकता है, बड़े स्प्रेयर के लिए कम से कम 5 एकड़ होना ज़रूरी है। नेक्स्ट, ये खेत अब रेडी हो गया है, कॉटन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इसमें फल फूल आने ही वाले हैं। हाउस कीपिंग वैसे ही बनी हुई है, इसमें कुछ नुकसान होने का कहीं भी कोई चांस नहीं है, क्योंकि पूरा डिजीज मैनेजमेंट, फर्टिलाइजर मैनेजमेंट और हाउस कीपिंग इस पर हुई है। नेक्स्ट, ये है हमारा कॉटन गुरु प्रदर्शन खेत। इस तरह का बोर्ड्स डेवलपर वहाँ पे लगाते हैं, और काफ़ी भारत भर में अलग अलग स्टेट्स में ऐसे हमारे प्रदर्शन खेत बन रहे हैं, बने हुए हैं। हम फार्मर्स को और डेवलपर को, जिसकी भी ज़मीन है, उनको ट्रेन करते हैं, अगले साल वो खुद दूसरों को ट्रेन करने के लायक हो जाएं, यही हमारी भावना रहती है। नेक्स्ट जी, हम वापस पीपीटी पे आ जाते हैं। जी, ये है मिडास टच फार्म। आप देखेंगे किस तरह की ज़मीन थी पहले, और बीच में क्या हुआ 3 महीनों बाद और 4.5 महीने बाद हमारे बच्चे हमसे भी ऊंचे हो गए। 7.5-8 फुट के प्लांट्स हुए, एक एक प्लांट पे 100 से 125 फ्लावर थे कॉटन के, जो नॉर्मली भारत में 40 से 42 होते हैं। और इस डेवलपर को इस ज़मीन पे 320% का यील्ड बढ़ के मिला। ज़मीन कैसी थी वो आपने खुद देख ली थी। नेक्स्ट, कॉटन एक ऐसा क्रॉप है जो लंबा चलता है। कॉटन 6 महीने से लेकर 9 महीने तक आपके फील्ड में रहता है, उस पर 3 से लेकर 6-7 आप पिकिंग्स ले सकते हैं। कंटिन्यूस पिकिंग्स आते रहते हैं, हर 15 दिन 20 दिन में फ्लावर आते हैं। आपको काटना है, जमा करना है, बेचना है, हर एक के लिए खरीदार अलग होता है। तो वो 6-7 महीने हम फार्म में डालते हैं। लेकिन अगर जहाँ पे पानी की सुविधा हो गई, लाइट की सुविधा हो गई, और इंटरक्रॉपिंग जहाँ हमें सॉइल अच्छी हो गई, 1 साल 2 साल मेहनत करने के बाद, उसमें फिर हम धीरे धीरे, जैसे मैंने पहले बताया था कि सीधा बड़ी जंप नहीं मारना है। एक्सोटिक फल फूलों में सीधा पहले ही साल में कहीं नहीं जाना है कि आपको बाहर ढूंढना पड़े। लास्ट स्लाइड पे रहिए। इसलिए हम फिर ट्रेडिशनल क्रॉप पे जाते हैं। चना बहुत अच्छा होता है विंटर सीजन में, रेड ग्राम तूर कॉटन के साथ में कॉम्बिनेशन में, और विंटर में भी होती है। खारेक तो कच्छ का मेवा है, बहुत अच्छा क्रॉप हमने इसका कच्छ में पाया है। फिर पोमोग्रेनेट्स जो है, बहुत सारे जगहों पे बहुत अच्छा रिजल्ट कॉटन के बाद देते हैं। ग्राउंडनट है, गुजरात भर में कॉटन और ग्राउंडनट का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा चलता है। महाराष्ट्र में और तेलंगाना में बहुत सारे एरियाज में कॉटन और कैस्टर का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा चलता है। हर 2-3 साल में क्रॉप का रोटेशन होता है, होना भी चाहिए, ताकि सॉइल का रिचनेस बना रहे और सॉइल की ताकत बनी रहे। आपको उतना ही प्रोडक्शन सालों साल देना चाहिए, और आप ग्रो ऐसा करो कि वो आपका यील्ड ऊंचा रहे और आपको कंटिन्यूस उससे इनकम आती ही रहे। नेक्स्ट स्लाइड। इस तरह के प्रोजेक्ट्स हमारे आते हैं कि भी जिनके पास ज़मीनें हैं वो हमें अप्रोच कर सकते हैं। इस मिडास टच प्रोजेक्ट्स में हम सोइंग से लेकर मार्केटिंग तक, माल बेचने तक, हम किसानों को, डेवलपर्स को, और जिनकी गांव में ज़मीन है, जो खुद जा नहीं सकते, पहुंच नहीं सकते, ऐसे ऐसे लोगों को हम हेल्प इसलिए करते हैं कि एक दिन वो गांव में अपना घर बनाएं, एक दिन वो गांव की तरफ आएं, और एक दिन वो अपने खेत में खुद बैठ के खेत में एक घर बना के सोने का मजा लें। यही हमारी भावना है किसानों के बारे में। और कोरोना के बारे में 1-2 चीज़ें और मुझे आपको पूछनी है दोस्तों। क्या, लास्ट स्लाइड पे रहिए, क्या आपको पता है कि आज का अगर आपका बिजनेस बंद हो जाए तो आपके पास जाने के लिए कोई ऑप्शनल प्लेस है? ऐसी कोई जगह है जो आप जा सकते हैं? शहर रहने के लिए दिन ब दिन सेफ होने वाला है या रिस्की होने वाला है? आज देखिए रेड जोन्स कहाँ कहाँ आप देख लीजिए, मैक्सिमम सिटीज़ में है, क्योंकि गीचता सिटी में है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन सिटी में है, लोग सिटी में बसते हैं, जाना नहीं चाहते हैं यहाँ से। कितने दिन ये सिटी हमको संभाल पाएगी? अगर यहाँ से जाना पड़ा तो अपने पास ऑप्शन क्या है? और इस बिजनेस को, इस सर्विस को जो हम आज तक कर रहे थे, उसको छोड़ना पड़ा, उसको कम करना पड़ा, तो हमारे पास पर्याय क्या है? ये सवाल आपको लॉकडाउन के पीरियड में ज़रूर अपने आप को पूछने चाहिए। और
आपका यही बिजनेस क्या आपको उतनी ही इनकम दे पाएगा? आपके खर्चे आप रातों रात इतना कम कर पाएंगे कि उस इनकम को मैच कर जाए, या आपकी इनकम आप उस तरह बढ़ा पाएंगे कि उन खर्चों को मैच करे? क्या बच्चे पढ़ाई करना छोड़ देंगे? क्या आप अपनी लाइफस्टाइल पूरी तरह बदल देंगे? क्या आप अपने खर्चे 70-80% से कम कर पाएंगे? मुश्किल है दोस्तों। इसीलिए ऑप्शन ढूंढना बहुत ज़रूरी है। हमारे कई सारे यंगस्टर्स गांव से आके वसई, विरार ऐसे ऐसे जगहों पे बसते हैं। उनकी शादियां भी इंटरकास्ट करनी पड़ती हैं। आश्रम से लड़कियां लेके आते हैं, क्योंकि शादी कौन करेगा? 20,000 कमाएगा और 18,000 का खर्चा है। तो ऐसे लोगों की जवानी बर्बाद हो जाती है नौकरियां ढूंढने में और कुछ करियर बनाने में। उनके लिए अगर करियर बन जाए गांव में, उनका माइग्रेशन बंद हो जाए और गांव बस जाए, और हमारे लिए कहीं पाँव रखने की जगह हो कि यहाँ से जाएं तो मेरा एक ठिकाना है, मुझे पता है मुझे कहाँ जाना है, और मुझे किसी को नहीं पूछना है कि मुझे कहाँ जाना है, तो क्या बात होगी, ये आप सोचिए। नेक्स्ट, मिडास टच कन्वर्ट योर लैंड इनटू अ गोल्ड माइन, टैक्स फ्री इनकम। एक बिजनेस बताइए भारत में नहीं वर्ल्ड में जहां आप कमाएं और 30-40% सरकार को ना देना पड़े। आप एक सर्विस बताइए जहाँ पे आपका कुछ कट के नहीं आता हो। यहाँ इनकम 100% टैक्स फ्री है दोस्तों, और टैक्स होने का चांस भी नहीं है, क्योंकि किसान के आगे कोई नहीं आता है। तो 40% तो आप इनकम लेने से पहले ही कमा लेते हैं, 40% before you start earning, because you don't spend that much. कन्वर्जन ऑफ नॉन प्रोडक्टिव लैंड टू रिच फार्म लैंड, आपकी ज़मीन की वैल्यू वैसे ही बढ़ जाती है। वो उसी तरह जो आपके खेत हैं वो वाड़ी बन जाती है, जो आपके फार्म है वो फार्म फील्ड है वो फार्म और फार्म हाउस बन जाते हैं। उसकी कीमत तो बढ़नी ही है। आप कमाई तो ले ही रहे हैं, प्लस अपनी ज़मीन की कीमत भी बढ़ा रहे हैं। हम घर पे रहते हैं तो घर की वैल्यू डेप्रिशिएट होती है नॉर्मली। इंडस्ट्री में मशीन लगाते हैं तो मशीन की वैल्यू डेप्रिशिएट होती है। फर्नीचर यूज़ करते हैं तो वैल्यू डेप्रिशिएट होती है। लेकिन एक लैंड डेवलप कर लेते हैं तो उसकी वैल्यू अप्रिशिएट होती है, और ये अप्रिशिएट होती वैल्यू आप अपने खेत में देखेंगे। दूसरा, फल सब्जी, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स हम कहाँ खाते हैं? पैसा दे के भी जहर खाते हैं। हमारे एक वैद्य हैं जिन्होंने तो बोल दिया है हमें कि आज से नहीं, काफी साल पहले से बोला है कि जूसी फ्रूट खाना बंद कर दीजिए। आप कोई भी जूसी फ्रूट खाते हैं, उन्हें उसे पकाने में वो क्या अंदर डालते हैं, आप नासिक रोड पे कहीं भी चले जाइए, कुछ लोग इस तरह ग्रेप्स की खेती करते हैं कि ग्रेप लटका हुआ है और एक प्लास्टिक की थैली बांधते हैं जिसमें केमिकल डालते हैं, पानी डालते हैं और थैली के साथ में ग्रेप्स को बांध के रखते हैं। 2 दिन में वो ग्रेप पूरी फूल जाती है, और हम पैसे देके ऐसे फ्रूट खरीदते हैं और खाते हैं। आप अपने खेतों में, अपने लैंड में आप ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स खुद उगा सकते हैं। 1 साल में ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेट मिल सकता है। आपने सिस्टमेटिक अप्रोच किया तो आप, आपकी फैमिली, आपका स्टाफ और आपकी स्टाफ की फैमिली ऑर्गेनिक फल फ्रूट खा सकते हैं। ये लग्जरी आप उठा सकते हैं और एक लग्जरियस लाइफस्टाइल जी सकते हैं। आगे चल के थोड़ा सिस्टमेटिक आपने काम कर लिया, इसको आप कमर्शियली भी सेल कर सकते हैं। गोदरेज हो या रिलायंस, अंबानी हो या मोदी, सबको ऑर्गेनिक फल फ्रूट बहुत बहुत पसंद है और इसकी एक अलग ही मार्केट है। एक लेवल पे जाने के बाद आप इस कमर्शियल एंगल को बहुत अच्छी तरह टैप कर सकते हैं। प्रोफेशनल टैप विद बेस्ट फार्म डेवलपमेंट कंपनी विद इम्पेकेबल रेपुटेशन, ये ज़रूरी है। कोई भी ऐसा कदम नए बिजनेस में या ऐसे बिजनेस में उठाने से पहले प्लीज़ अप्रोच द बेस्ट पीपल इन दैट बिजनेस, ताकि वो आपको सही दिशा में ले जाए। नेक्स्ट, व्हाट वी नीड फ्रॉम यू। एक एग्रीकल्चर लैंड आपका हो, गुजरात में हो, महाराष्ट्र में हो, तो आप उसको कुछ भी कर सकते हैं। किसी को भी अप्रोच करिए, एक सही आदमी ढूंढिए, सही कंपनी ढूंढिए और उसको बोलिए चलो साथ में मिलकर इसको डेवलप करते हैं। डेफिनेट पॉसिबिलिटी है, लाइट पानी है, सोने पे सुहागा है। एक फर्म डिसीजन आपका हो जाए कि मुझे ये इस साल करना है, क्योंकि कोरोना ने ये सबक सिखा दिया है कि मुझे अगर कहीं जाना पड़े तो मेरे पास ऐसी जगह हो जहाँ पे मेरा बिजनेस भी चलता हो। ये अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट, conclusion, agriculture is currently the most prospective, healthy and profitable business opportunity during and after COVID-19. ये हमने देखा, ये तो मैं सिर्फ सारांश आपको बता रहा हूँ। If done with the help of experts and professionals, agriculture can be a definite source of passive tax-free income. आपका बिजनेस कहीं भी आप बंद नहीं कर रहे हैं, आपकी सर्विस कोई आपको नहीं छुड़ा रहा है। करते रहिए, जो बिजनेस चलेगा आप उसको करते रहिए, सर्विस बनी है तो उसको करते रहिए, पर एक एडिशनल इनकम आपकी जुड़ जाती है आपके साथ में, जो आपकी लग्जरियस नीड्स को भी पूरी कर सकती है।
किसानों के लिए और खास करके कपास के किसानों के लिए मेरे दादाजी कहते थे कि अगर किसी किसान को शादी करनी है और अगर कपास का किसान है तो सिर्फ बात बार जानी चाहिए कि लड़के या लड़की की शादी करनी है, इमीडिएट शादी तय हो जाती थी, अच्छे अच्छे घर से रिश्ते आते थे। क्यों? कपास का किसान है, पैसा तो होगा ही। ये हिस्ट्री है किसान की, कपास की, एग्रीकल्चर की, भारत की। किसान हंसेगा तो देश बसेगा। नेक्स्ट। डिफिकल्टी इज लाइक बैग फुल ऑफ कॉटन। लोग तकलीफें देखते हैं कि ये कितनी तकलीफ में, वो कितनी तकलीफ में, और मायूस हो जाते हैं। लेकिन ये दूर से देखने वाली बात है। जो इसको लेके आगे बढ़ते हैं उनके लिए वो कपास के जितना लाइट है। बैग भले कितनी भारी दिखती हो, लेकिन उठाने वाले को वो कपास के जितना हल्का फुल्का लगता है और वो अपना रास्ता बना ही लेते हैं। नेक्स्ट। ये है हमारा पर्पस एंड मिशन, किसानों को हेल्प करना, अच्छी क्वालिटी के उनको बीज और उनका उत्पादन बढ़ता रहे, इंडस्ट्री को हेल्प करना कि उनको जो मटेरियल चाहिए वो मिलता रहे। और पेपर और प्लास्टिक सरकार ने तो अभी बंद किया, हमारे लिए गुजरात के एग्रीकल्चर मिनिस्टर रूपाला जी का वीडियो पे बयान है कॉटन गुरु के लिए कि इनका मिशन बहुत स्ट्रांग है। ये कॉटन को एक रिन्यूएबल रिसोर्स करके रिप्लेस करना चाहते हैं प्लास्टिक और पेपर के बदले। प्लास्टिक बैन हुआ, लोगों ने पेपर यूज़ करना चाहिए, ऐसा बताया। पेपर भी झाड़ काट के आता है दोस्तों। अल्टीमेटली हमें हमारे दादी माँ वाले कॉटन बैग पे आना ही पड़ा और आना ही पड़ता था। तो इस तरह आप एनवायरनमेंट को भी हेल्प करने वाले हैं, ये तो बिल्कुल तय है। नेक्स्ट। ठीक, ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। कभी आपको लगे कि इसमें कोई भी आपको जानकारी और लेनी है तो क्रीडा को कांटेक्ट कर सकते हैं, और कोई भी प्रोजेक्ट आपको लगे कि करना है, इस लाइन में आगे बढ़ना है, तो ये हमारा डिटेल है। एंड करने से पहले एक लाइन और, सीढ़ियों की ज़रूरत उन्हें है, सीढ़ियों की ज़रूरत उन्हें है जिन्हें है छत पे जाना, जिनका निशान हो आसमां, उन्हें है अपना रास्ता खुद बनाना। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी ये ज्ञान वाणी सुन के हमें बहुत आनंद हुआ, और दर्शकों में भी हम जो खुशी की लहर समझ सकते हैं, क्योंकि आपने जिस तरह से एक अपने इतिहास को दोहराया और जिस तरह से आपने ये साबित कर दिया कि कोविड-19 के बाद अपने पास अगर बढ़िया से बढ़िया कोई ऑप्शन होवे एक अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने की, तो एग्रीकल्चर के सिवा और कुछ दिखता नहीं है। ये बात को हम मानते हैं, महसूस करते हैं, और अपने दिल से आपने ये हमको महसूस करवाया है। हम आपके बहुत आभारी हैं, और यहाँ पे जो भी दर्शक आए हैं वो उनके लिए भी हम ये क्रीडा की तौर से और वागड़ चौवीसी, वागड़ विसाव ओसवाल महाजन, नागजी भाई रीटा की तरफ से भी हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और अभी ये क्वेश्चन आंसर के लिए हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। Thank you Amrut bhai, thank you Manish ji, super light on the cotton industry and the figures, and it is eye opening. Even I am a farmer, so it's really an eye opening that this much benefit cotton can give. Few questions before I start. Lot of different states wants. उर्मिल भाई प्लीज परमिट मी टू इंटरप्ट यू। मैं लोगों को बताना चाहूंगा, आप जिस व्यक्ति को स्क्रीन पे देख रहे हैं ये आज कच्छ में बैठे हैं। ही इज अ बिजनेसमैन, वो फैक्ट्री चलाते हैं, लेकिन उनका एग्रीकल्चर के तरफ पैशन भी बना हुआ है, और उस पैशन को वो एक लेवल आगे जाके वो खुद खेती करते हैं, खुद अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर चुके हैं और बहुत ही एक्सोटिक प्रोडक्ट्स में हैं। उर्मिल भाई, आई congratulate you from the bottom of my heart, and I thank you for staying back in Kutch and doing this wonderful job. Thank you very much. Thank you Manish bhai. Seeing the questions, काफी states के inquiries है, like उदयपुर, राजस्थान, तमिलनाडु, so वो हम लोग क्रीडा थ्रू आपके वो contact share करेंगे। They want to start consultancy in that area, so वो आपको हम अलग से share कर देंगे। So those are the few, at least 5-6 such inquiries. एक major query सबको है, one is the PBW, that is the worm, if you are aware,
तो वो worm, what is the solution for that worm? राइट आप हमारे अगर YouTube चैनल देखेंगे, कॉटन गुरुकुल YouTube चैनल, तो बहुत सारे वीडियोस पिंक बॉल वर्म के ऊपर है। हमारा इस पे बहुत डीप रिसर्च है। कॉटन गुरु वाज द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया टू आइडेंटिफाई कि पिंक बॉल वर्म बॉल रॉट से आता है। पहले बॉल सड़ता है, उसके अंदर बॉल वर्म होता है। गवर्नमेंट और काफ़ी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साइंटिस्ट का भी मानना था कि बॉल वर्म से ही डैमेज होता है, वो एक्चुअली बॉल रॉट से आता है। अभी गुजरात सरकार के निमंत्रण पे मैं मार्च महीने में अमरेली गया था, काफ़ी सारे किसान जमा हुए थे। उन्होंने सोचा कि मैं किसी गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हूँ, तो जैसे ही मैं रूम में अंदर आया तो मुझे नेगेटिव वाइब्स मिलने शुरू हो गए और बैठ के मैंने बातें शुरू की तो उनका चिल्लाना शुरू हो गया, हमारा इतना नुकसान हो गया। फिर जब मैंने पिंक बॉल बम की पूरी साइकिल उनको समझाई तो उनका वीडियो उन्होंने बोला नहीं आप इधर बैठिए, हमें रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड करके उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ गुजरात को भेजा कि ये किस तरह आता है। तो इसका सॉल्यूशन डेफिनेटली है और इसका सॉल्यूशन कॉटन गुरु के यूट्यूब चैनल पे भी है और हम जिस फील्ड में काम करते हैं उसका सॉल्यूशन हम शेयर करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, जैसे आपने इंटरक्रॉप की बात की तो वन पर्सन है एन इंक्वायरी, मिस्टर वैभव धोन करके हैं, उनको पूछना है कि सोयाबीन के साथ कॉटन कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, दोनों की लाइफ साइकिल अलग है। लाइफ साइकिल कॉमन होना ज़रूरी है। तूर क्या ज़मीन को थोड़ा पकड़ के चलता है, कॉटन ज़मीन से ऊपर चलता है। सोयाबीन और कॉटन एक दूसरे का ऑल्टरनेटिव है, जैसे गुजरात में ग्राउंडनट और कॉटन एक दूसरे का ऑल्टरनेटिव है। तो और सोयाबीन की साइकिल बहुत शॉर्ट है, कॉटन की साइकिल लंबी है। सोयाबीन को शॉर्ट टाइम में उतना पानी चाहिए, कॉटन में अगर उस टाइम पे ज़्यादा पानी देंगे तो वीड्स ज़्यादा हो जाएंगे, तो यील्ड में नुकसान होगा। ओके फाइन। One exciting question from Mr. धर्मेंद्र देसाई कि कॉटन का जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कॉटन का अगर 1947 गिने तो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन अबाउट 26% था और एम्प्लॉयमेंट में करीब 60% था। आज की तारीख में वो घट के 2 से 3% हो गया है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में अभी भी 40% कंट्रीब्यूशन है। यही तो दुख है कि कॉटन वैल्यूअर, भारत 137 करोड़ इंडियंस में अगर मैं एक ही कॉटन वैल्यूअर हूँ तो इसी दुख के साथ में मैं आपके साथ में आया हूँ कि इसकी वैल्यू समझिए। वर्ल्ड समझ चुका है। आप यूएस देखिए, ब्राज़ील देखिए, ऑस्ट्रेलिया देखिए, इजराइल देखिए, और काफ़ी प्रगति वो कर चुके हैं। कॉटन के इकोनॉमिक्स को वो एनकैश कर चुके हैं। हम कब करने वाले हैं? ओके अगला क्वेश्चन है कि जैसे आपने शुरुआत की अपने सेशन की कि बात करेंगे पैसे से, तो एक डेफिनेटली जो पर्सन है, मैं 100% बोल सकता हूँ वो वाणिया है या प्योर बिजनेसमैन है, पर एकड़ यील्ड क्या आएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इंडिया का पर एकड़ यील्ड करीबन 8 क्विंटल प्रति एकड़ का है। हम जो लेते हैं 35 क्विंटल तक ऊपर में लेते हैं। नीचे में अगर आप 8 का भी यील्ड पकड़ लेते हैं तो जो मैंने एमएसपी बताया सरकार का, उसका आपका एक्सपेंस पर एकड़ आपका करीबन कॉटन में 20 से 22 हज़ार रुपये आएगा और आपका इनकम 50 से 55 हज़ार रुपये तक आ सकता है। तो एनी गिवन डे आप कॉटन में एटलीस्ट 15 से 20 हज़ार रुपये का मिनिमम इनकम से शुरू करके ऊपर में 1 लाख से 1.5 लाख रुपए की इनकम तक जा सकते हैं। राइट, थैंक्स मनीष भाई। काफी लोगों का कच्छ के प्रति क्वेश्चंस है, तो एक तो पहला क्वेश्चन है, जैसे भी मैं खुद फेस कर रहा हूँ, कच्छ में मैं हूँ अभी, करंट टेम्परेचर इज अराउंड 42 प्लस, तो कॉटन टेम्परेचर को कैसे बेयर करता है, तो उसके ऊपर एक है क्वेश्चन है। जी जी, कॉटन बहुत रिजिड क्रॉप है। कॉटन एक एरिड एरिया का क्रॉप है, मतलब आप इजराइल में देखेंगे तो डेजर्ट में सबसे हाईएस्ट यील्ड इजराइल में आता है कॉटन में। तो कच्छ की हिस्ट्री आप 200 साल की हिस्ट्री देख लीजिए, 300 साल की हिस्ट्री देख लीजिए। मैं देख चुका हूँ, कपास पहले से हो रहा था। आप राजस्थान में देखिए, कपास में रिवोल्यूशन हो गया। हमने सिर्फ 5 साल पहले राजस्थान में शुरू किया था। 1.5-2 लाख गठान का काम वहाँ हो रहा था, अभी 14 लाख गठान वहाँ हो रही है। उधर एक इंडस्ट्री भिलवाड़ा में डेवलप हो गई, पूरी सिंथेटिक की इंडस्ट्री थी, अभी डेनिम का हब बन गया भारत के लिए। ड्राई एरिया में कॉटन बहुत अच्छा होता है, बहुत कम पानी चाहिए कॉटन। ओके, अगला क्वेश्चन है फॉर कच्छ अगेन, व्हाट इज द बेस्ट फाइबर लेंथ इन कॉटन ऑफ इंडिया? जी, फाइबर लेंथ इंडिया में सभी फाइबर लेंथ के कॉटन होते हैं 20 मिलीमीटर से लेकर ऊपर में 36 मिलीमीटर तक। जितना लंबा उतना अच्छा, ये फैक्ट है। लेकिन जो कच्छ की सॉइल है वो 29-30 मिलीमीटर के फाइबर के लिए बहुत आइडियली सूटेबल है, जिसको ब्रांड नेम गुजरात शंकर 6 दिया गया है। उसका लिए बहुत दूर दूर से लोग अच्छा कपास मिक्स करने के लिए कच्छ का कपास ले जाते थे।
मतलब खुद के एवरेज कपास को अच्छा बनाने के लिए कच्छ का ले जाते थे, तो 29 से 30 मिलीमीटर कच्छ के लिए बेस्ट है। कच्छ के लिए ओके। यही अगेन बिजनेसमैन क्वेश्चन है कि ठीक है हम लोग उगा तो लेंगे, बट नियर बाय प्रोसेसिंग प्लांट किधर है? दैट मींस स्पिनिंग मिल है क्या कच्छ में? हाँ, बहुत बहुत ये एक बिजनेसमैन वाला क्वेश्चन है। आई लाइक सच क्यूरियस क्वेश्चन के बना तो लेंगे, बेचेंगे किसको, और वो हमारे आसपास चाहिए, वो जरूरी है। तो वेल्सपन करके बहुत बड़ा ग्रुप है, लिस्टेड कंपनी है जिसका अंजार में प्लांट है। वो अगर आप इस हाँ तरह एग्जैक्टली राइट। हाँ जी, ऑर्गेनाइज खेती करते हैं, आप उनकी डिमांड के हिसाब से आप उनको बना के देते हैं, तो आपकी पूरी खेती का माल वो खरीद सकते हैं। 1000 किसान एक जिनिंग फैक्ट्री को अगर माल दे देना तो भी जिनिंग फैक्ट्री को कम पड़े, 10,000 किसान एक स्पिनिंग मिल को माल देना तो भी उसके 1 महीने का भी कंजम्पशन नहीं है। ओके फाइन। एक क्वाइट ब्लंट क्वेश्चन है कि कहते हैं अगर कॉटन में इतना इनकम है तो व्हाई फार्मर्स आर डूइंग सुसाइड? बहुत बहुत वैलिड क्वेश्चन है, और ये इसीलिए जो मैंने बताया, जो मेरे ग्रैंडफादर बता रहे थे कि कॉटन के लड़के या लड़की की शादी करना कॉटन फार्मर की 2 मिनट का काम था, इसी बोझ तले लास्ट 70 साल जो हमने आपके हमारी फिल्म में आपने देखा होगा, तो 100 साल में इसका हमारा इरोशन हुआ है, वैल्यू समझने में पतन हुआ है, जमीन से हमने सब कुछ खींच लिया है, जमीन के कुछ लौटा के नहीं दिया। इसलिए मैंने वो आपको स्लाइड शो दिखाया कि जमीन को लौटाना पड़ेगा। जमीन को अगर लौटाते हैं तो जमीन कपास में कभी हमें धोखा नहीं दे सकती। राइट। अनदर क्वेश्चन है विथ रिगार्ड्स टू ऑप्टिमम साइज ऑफ लैंड रिक्वायर्ड फॉर द कॉटन, यानी एक मिनिमम साइज क्या है और मैक्सिमम साइज क्या है? जी, मैक्सिमम साइज तो आप 5000 एकड़ में ले लीजिए, माल आपका बिक जाएगा। मिनिमम साइज में मैं ये सजेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट 20 से 25 एकड़ आपकी हो तो एक अच्छी शुरुआत आप कर सकते हैं। 8 से 10 एकड़ हो तो आप आसपास के लोगों को साथ में लेके भी कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड फार्मिंग इज द न्यू नॉर्म। आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते। ज़मीन तो बिल्कुल खरीदना नहीं है, मैं किसी को भी ज़मीन खरीदने के लिए नहीं बोलता हूँ। आप ज़मीन लीज पे ले लीजिए, उसका गवर्नमेंट का एक स्पेशल आपको प्रोविजन उपलब्ध है, आप उसमें से भी उतना ही पूरा फायदा ले सकते हैं जितना एक किसान ले सकता है। एग्जैक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन उससे कनेक्टेड है कि अगर जो ओनर अपना लैंड रेंट पे देता है तो उसका रेंट इनकम टैक्सेबल होता है या टैक्स फ्री होता है? रेंट पे अगर आपने एग्रीकल्चर पे दिया है तो आप उसको एग्रीकल्चर इनकम करके ही दिखा सकते हैं। उसमें आपको दिखाना होगा, आप उसमें एक नॉर्म डाल सकते हैं कि मैं इतना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ही खरीद रहा हूँ सामने रेंट के बदले। एक फार्मर का टेक्निकल क्वेश्चन है कि वो वाड़ा में फार्मिंग कर रहे हैं कॉटन का, मिस्टर तरुण गाला करके, और वहां पे वो कंप्लीटली ऑर्गेनिक है, बट वो स्प्रिंकलर में कौन से सॉल्यूशंस यूज कर सकते हैं जो वो स्प्रे कर सके इन स्प्रिंकलर? राइट। तो इसके लिए है ना, उनके फार्म की थोड़ी डिटेल आप हमें देंगे ना, तो हमें उस सॉइल और वाटर कंपैटिबिलिटी उनकी किस तरह है, और कौन से ऑर्गेनिक ग्रोथ रेगुलेटर्स वो यूज़ कर रहे हैं या उन्हें करने चाहिए, कौन सी सीड वो डाल रहे हैं। हर सीड की और हर सॉइल की एक तासीर होती है, तो उस पर हम उनको डेफिनेटली गाइड कर पाएंगे। Right. So, Mr. Tarun Gala, I request you to give your contact details on the YouTube or contact on our Krida contact numbers and send message. We will send you the information accordingly. Then mango and cotton combination पूछ रहे हैं कि mango and cotton possible है क्या? आप फील्ड को पार्ट करके कर सकते हैं मैंगो, क्योंकि ट्री पार्ट है, ज़मीन से बहुत ऊपर जाता है और उसको ग्रो करने के लिए 3 से 5 साल आपको लगेंगे, सिवाय कि आप अगर बड़े स्टेम्स लेके आए तो बात अलग है। लेकिन कॉटन के पास में आप मैंगो का या उसकी पेरीफेरी पे मैंगो है, बाम्बू है और कोकोनट है, उसको काफ़ी आप उसमें प्ले कर सकते हैं पेरीफेरी में, बाउंड्री में। एक क्वेश्चन ऐसा है कि कौन सी वैरायटी ऑफ कॉटन कच्छ में उगा सकते हैं? हाँ, वो भी सॉइल के ऊपर। एक कच्छ में सॉइल है ना, मैंने देखा है कि एवरी 150-200 किलोमीटर्स में सॉइल का टेक्सचर थोड़ा चेंज होता है। फिर आपके पास पानी की सुविधा है, पानी का आपकी सैलिनिटी किस तरह की है, कितनी ऊंची है, 800 से लेकर 1700 तक की सैलिनिटी वाला भी पानी है। तो उस बेसिस पे हम गाइड कर सकते हैं कि कौन सा सीड आपको काम आएगा। लेकिन बहुत टाइम के बाद अगर आप खेती कर रहे हैं तो आपको वीड का बहुत ध्यान रखना है सीड से ज़्यादा।
इसमें मेरा भी एक सवाल है, वीडिंग के लिए पहले से कोई वीडीसाइड डाल सकते हैं बिफोर प्लांटिंग? वीडीसाइड की जरूरत नहीं है, अब हाउस कीपिंग पे ध्यान दीजिए। और अभी नए ऐसे सीड्स भी आए हैं जिससे वीड्स कम होते हैं, आप उस तरह के सीड्स यूज कर सकते हैं। आपने एग्जैक्टली कहा कि कच्छ में लैंड का जो सैलिनिटी है, इनफैक्ट मेरा एक्सपीरियंस है कि मैंने फ्रॉम 500 TDS ऑफ वाटर टू 10,000 TDS ऑफ वाटर का बोर्स देखे हैं। इवन कुछ जगह पे तो भी एक जगह पे पानी निकला था 40,000 एग्जैक्टली सी वाटर, बोर में इतना पानी निकला हुआ है। तो इट इज टोटल वैरायटी ऑफ लैंड। मेरे 10 फार्म है, 10 के सॉइल्स अलग है। हाँ, यही बात है। तो इसलिए डॉक्टर को पेशेंट को देख के ट्रीटमेंट देना है तो हमें सॉइल देख के ट्रीटमेंट देना है। राइट। बहुत सारे क्वेश्चंस है बट वी बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट वी नीड टू स्किप दोस क्वेश्चंस। मैं रिक्वेस्ट करता हूं मिस्टर नाची भाई से कि अपने कुछ शब्द कहें विद रिगार्ड्स टू आज के सेशन पे और समाज के लिए बताएं कि इसका कैसे उनको फायदा हो सकता है। थैंक यू मनीष भाई। ओवर टू नाची भाई। यस थैंक यू उर्मिल भाई। रियली आज बड़ा मजा आया आज मनीष भाई को सुन के। एक तो बड़ी खुशी इसलिए हुई कि यार मनीष भाई खुद एक भूमि पुत्र, कच्छ के भूमि पुत्र है और कच्छ की प्रगति के लिए बहुत जरूरी मुझे लगता है आपने जानकारी दी है कि भाई कच्छ के अंदर तो कई सालों से हमने देख रहे हैं कि कॉटन का मतलब कपास की खेती हो रही है, लेकिन उसमें क्या टेक्निक से आप उसको ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं वो जानना जरूरी था। इसके अलावा आपने जो बताया था कि कुछ 15 टाइप की इंडस्ट्री इसमें डेवलप हो सकती है, उसके बारे में थोड़ी सी आपने जानकारी दी होती तो मुझे लगता है ज्यादा लोगों को पता चलता कि कौन सी 15 इंडस्ट्रीज इसमें आप और हेल्प कर सकते हो। जी आप हाँ, मतलब बेसिकली सिर्फ आपको अगर 5-10 सेकंड में थोड़ा हिंट दूं तो पूरी सीड इंडस्ट्री जो है, कॉटन सीड इंडस्ट्री उस पर चलती है। सीड में से सीड कोट और हल निकलता है, मतलब ऑयल केक बनता है। वो ऑयल केक पशुधन के लिए सबसे बड़ा रिच कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। सीड के ऊपर है वो छोटे से फाइबर रहते हैं, उसको लिंटर बोलते हैं। उस लिंटर को काफी प्रोसेस करेगी इंडस्ट्री, जिससे कैप्सूल के कैप बनते हैं, जिससे पेपर भी बनता है। तो ये सीड का पार्ट हो गया। दूसरा फाइबर जो स्टॉक का पार्ट, जो कॉटन की दांडी है, उससे ब्रिकेट बनते हैं। ब्रिकेट वुड का पर्याय है। कॉटन प्लांट हर साल आता है, हर साल आप ब्रिकेट बना सकते हैं। झाड़ को काट के और स्मशान में और कहीं घर के लिए लकड़ा जलाना, उससे बेटर आप वो ब्रिकेट बना के जलाएं। तो उसके लिए गवर्नमेंट की काफी स्कीम्स और सब्सिडीज भी हैं। और वर्मी कंपोस्ट भी अच्छा बनता है। तो मनीष भाई आपने बहुत अच्छी बात बताई कि भाई इंडिया एक सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है कॉटन के लिए, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है। तो मुझे लगता है ऐसे क्रॉप के लिए तो हर तरह से लोगों को सपोर्ट मिल ही जाए। और आपने बताया कि मिनिमम प्राइस जो गवर्नमेंट भी इसका तय करती है, तो बेचने में भी मतलब मार्केटिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे लगता है कच्छ के किसानों को इसके ऊपर ज्यादा गौर से ध्यान देना पड़ेगा कि आप अगर कॉटन का ये मतलब कपास की खेती की तरफ आप ज्यादा ध्यान देते हो तो मुझे लगता है आपको काफी अच्छी सुविधा गवर्नमेंट भी देगी। और लकीली अपने विजय भाई रूपाणी जैसे अभी जो चीफ मिनिस्टर मिले हैं, वो अपनी काफी तकलीफें भी अगर होगी तो वो दूर करेंगे। जैसे आपने बताया कि पॉन्ड के लिए गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, हेल्प करती है, ऐसी काफी चीजों में गवर्नमेंट का हेल्प भी मिल सकता है। तो एक फ्री इनकम भी होवे, गवर्नमेंट की हेल्प भी मिले। और आपने बताया कि कोविड-19 के बाद में बाकी सब जो बिजनेस है वो थोड़े रिस्की हो जाएंगे, थोड़े से चलेंगे नहीं चलेंगे थोड़ा डाउटफुल रहेगा, लेकिन एक ये बिजनेस है कि वो कायम चलने वाला है। और उसके साथ में आपने जो बताया कि ये गोल्ड मेन आप उसको बना सकते हो। कल्पवृक्ष का एक आपने उसको विरुद्ध दिया था कपास के प्लांट को जी। मुझे लगता है कि आपने बहुत अच्छा एक ज्ञान दिया है लोगों को। मैं ये सोच रहा था कि आप सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट हो, लेकिन ये पता चला कि आप खुद भूमि पुत्र हो, खुद किसान हो खुद, और आप मतलब खेती के बारे में आपको बहुत जानकारी है। ये जान के बहुत बड़ी खुशी हुई है। और रियली मैं प्राउड के साथ कहता हूँ कि हमारा एक भूमि पुत्र, हमारा एक किसान, हमारा कच्छ का किसान इतने लेवल पे जो बोलते हैं कि आप आज कॉटन गुरु के नाम से प्रख्यात है, कॉटन किंग के नाम से प्रख्यात है, उसका हम गौरव लेते हैं और हमारी पूरी कम्युनिटी की तरफ से आपको बधाई देते हैं। थैंक यू मनीष भाई। जी जी, गर्व मुझे भी है, आपने मुझे बुलाया और इतने सारे लोगों के सामने मेरे विचार रजू करने का मौका दिया। और जैसे हमारे वडीलों ने सिखाया है, बिजनेस नीति से करना चाहिए। हमारे एक और बहुत अच्छे मित्र हैं जो मेरे मेंटर भी हैं, अमरीश भाई छेड़ा, मास्टर क्लास वाले, उन्होंने सिखाया है कि बिजनेस मस्ती से करना चाहिए। तो मैं भी सबको इनवाइट करता हूँ कि नीति और मस्ती से जो बिजनेस हो जाए तो लाइफ का एक और ही मजा आ जाए। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया मनीष भाई।
यस उर्मिल भाई, कैरी ऑन। ये बस दैट्स ऑल क्वेश्चंस में। बाकी कुछ क्वेश्चंस है तो हम लोग मनीष भाई को मेल कर देंगे वो क्वेश्चंस, तो फिर हम लोग ऑन यूट्यूब और सम अदर चैनल हम लोग उनको भेज देंगे। कॉन्टेक्ट डिटेल्स है हमारे क्रीडा के और मनीष भाई के। आपके कुछ भी क्वेरीज है तो ये कॉन्टेक्ट डिटेल्स पे आप भेज सकते हैं। ईमेल है, SMS है, व्हाट्सएप है। Anytime, as of now lockdown है तो we are happy to give you all the queries. Even after lockdown we'll be happy to solve all the queries. Thank you very much everyone. Thank you. Thank you.